रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है कहानी मत्स्यगंधा के देश में। लेखक प्रताप दीक्षित और वाचक हैं अनुराग शर्मा। तो आइए सुनते हैं मत्स्यगंधा के देश में। रेडियो प्लेबैक इंडिया। सहाय साहब शेविंग कराने के लिए किसी सलून की तलाश में निकले थे। सुबह जल्दी उठकर वॉश बेसिन पर लगे आईने में चेहरा देखा। निरीह, असहाय और वृद्ध। 3-4 दिनों में चेहरे पर सफेद झाड़ियां सी उगाई थीं। 2 दिन तो ट्रेन में ही बीत गए थे। देखा तो सामान में शेविंग किट नहीं मिली। सोचा घर में छूट गई होगी। पहले तो उन्होंने पत्नी को जगाकर दरियाफ्त करना चाहा। घर होते तो लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगते, पर वे जब्त कर गए। अब तो हर कहीं यही करना पड़ता है। पहले उनमें बर्दाश्त का मादा था भी कहाँ। ये बदलाव तो रिटायरमेंट के बाद आया है। बेटी जानती थी कि बेटे बहू के विदेश जाने और वहीं बस जाने के बाद पापा मम्मी नितांत अकेले पड़ गए हैं। दामाद ने भी इसरार किया था। वातानुकूलित शयनयान के टिकट कुरियर कर दिए थे। बेटी दामाद स्टेशन पर लेने आ गए। स्टेशन से घर दूर था, लेकिन दामाद की गाड़ी थी, इसलिए कोई असुविधा नहीं हुई। जहां तक बात नफासत की है, विद्यार्थी जीवन में जब उनके पास एक पतलून कमीज होती थी, रात में धोकर सुबह इस्त्री कर लेते थे। पुराने लेकिन पॉलिश से चमकने वाले जूतों में वे सहपाठियों में अलग ही दिखते थे। रात में सोने से पहले वे नियमित रूप से स्नान करते। बाहर बिस्तर पर धुला कलफ प्रेस किया हुआ कुर्ता पायजामा रहता। चाय पानी पीते समय सुड़कने चपचप की आवाज करने वालों को वे जाहिल गंवार कहते। बेकारी, गरीबी, पिछड़ेपन आदि समस्याओं के लिए उनके अनुसार शाश्वत कारण थे। आलस्य, गैर जिम्मेदारी, अनुशासनहीनता और बढ़ती जनसंख्या। वे स्वयं कड़े परिश्रम और अध्यवसाय से निचले पायदान से चलकर इस स्तर तक पहुंचे थे। उनका रक्तचाप बढ़ा रहने लगा था। पत्नी और बड़े होते बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते, वे फट पड़ते। इस सब को अनदेखा कर मूक दर्शक बना रहूं? फिर उनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? ढोरों के बीच में मैं भी ढोर बन जाऊं? उन्हें लगता समय के साथ परिस्थितियां और विषम होती जा रही हैं। रिटायरमेंट पास आ रहा था। दफ्तर में लगता उन्हें देखकर अभी अभी कानाफूसियां रुकी हैं। किसी अनियमितता पर डांटने के बाद उन्हें प्रतीत होता लोग मुस्कुराहट दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस महीने उन्हें रिटायर होना था, उन्होंने महसूस किया कि बाढ़ ने नियमों के तटबंध तोड़ दिए हैं। काम पेंडिंग पड़ा रहता। सीटों से लोग गायब रहने लगे थे। लेन देन की प्रक्रिया चोरी छिपे चालू हो गई थी। यद्यपि ऊपर से सब कुछ सामान्य और यथावत दिखाने का प्रयास चल रहा था। रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला, गाड़ी तो जाना ही था। वे एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। पुरानी मारुति 800 घर में थी। जाना भी कहाँ होता था। शुरुआती दिनों में कभी कभी क्लब, गिने चुने मित्र यदा कदा पुराने दफ्तर चले जाते थे। दफ्तर में उनका स्वागत होता, लेकिन वहां की दिनचर्या देखकर वे क्षुब्ध हो जाते। उनके हम उम्र मित्र उन्हें निराश बूढ़े नजर आते। क्लब, लाइब्रेरी, सभी जगह एक सी ही हालत थी। वहां बरसों से नई किताबें नहीं आई थीं। उन्हें लगता कि पुरानी किताबों की धूल भरी सीलन सभी जगह फैल गई है। बर्फ की चट्टानों में तब्दील एक अदृश्य शीतलहर से घिरे धीरे धीरे उनका बाहर निकलना बंद सा हो गया। मॉर्निंग वॉक पर वे सुबह जल्दी ही निकल जाते। बाद में लिफ्ट में अफरा तफरी होती। लोग निर्धारित से कहीं ज्यादा संख्या में भर जाते।
मुंह से कुछ देर पहले किए गए नाश्ते, ऑमलेट, लहसुन अथवा पान मसाले की तेज गंध, पसीने की बदबू दबाने के लिए उसे और उद्धत करती डिओडोरेंट की बेधती लहर उन्हें बेचैन कर देती। ऐसे वक्त यदि जाना जरूरी होता तो वे सीढ़ियों का उपयोग करते। बहुत पहले एक बार उनका ड्राइवर उनके आने तक शायद बीड़ी पी रहा होगा। उनके अति संवेदनशील नासारंध्रों में हवा में उपस्थित बीत चुकी गंध असह्य हो गई थी। उन्होंने उसे इस बुरी तरह डांटा था, उनकी जानकारी में उसने भविष्य में फिर कभी धूम्रपान नहीं किया था। सुरुचि, स्वच्छता, वार्तालाप और छोटी छोटी बातों में भी आभिजात्य के प्रचलित तरीके उनकी जीवन शैली का अविभाज्य अंग बनते गए। ये उनकी परिवेशगत विवशता थी या बचपन से युवावस्था तक किए गए संघर्षों की विपरीत प्रतिक्रिया, उन्हें स्वयं नहीं मालूम। लेकिन ये सच था कि उन्हें इसमें अनुचित कुछ भी न लगता। यादों की पिटारी खोल वे कितनी देर चलते रहे पता ही न चला। वे वर्तमान में लौटे। उन्होंने देखा कि चटख धूप निकल आई है। घर से निकले देर हो गई थी। जाने कितनी देर वे चलते रहे थे। चौराहे से मुड़कर सामने केश कर्तनालय का द्विभाषी बोर्ड दुकान पर लगा था। शीशे के बड़े दरवाजे पर पर्दे। अंदर सोफों पर अपनी बारी के लिए लोग प्रतीक्षारत थे। उन्हें लगा कि देर लगेगी। नई जगह मजबूरी थी। वे बैठ गए। एक काउंटर पर हाथ का काम खत्म कर सैलून के मालिक नुमा व्यक्ति ने नम्रता से उनसे आने के लिए कहा। 3-4 लोग पहले से बैठे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उनसे ही कहा गया था। बैठे लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए उन्हें जाने को कहा। उनको लगा कि उन लोगों ने उनकी उम्र का लिहाज किया है। हजामत के बाद उनका चेहरा जैसे बदल गया था, खिला खिला सा। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। 5 टाका सर, उसने कहा था। उन्हें लगा कि दुकान की हैसियत देखते हुए रेट बहुत कम थे। दुकान से निकलते समय वे मुदित थे। उन्हें बहुत दिनों बाद छोटी सी खुशी, यथोचित मान सम्मान, प्राथमिकता मिली थी। वे उसी में मग्न चलते हुए चौराहे तक आ गए। चौराहे से बाएं मुड़े। कुछ दूर तक सीधे चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वे किसी दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। सुबह वाली रास्ते की पहचान गड्ढमड्ढ हो गई थी। वे फिर लौटे, दूसरी दिशा की ओर चल दिए। दूर तक चलने के बाद दूसरा चौराहा था, अनजान सा। एक सड़क से दूसरी, फिर एकदम नई। वे भ्रमित हो गए। एक तो सुबह जब वे निकले थे दुकानें बंद थीं, और इस समय दुकानें खुल चुकी थीं। सड़कों की सुबह वाली पहचान गुम हो गई थी। दूसरे, वे चल जरूर इन सड़कों पर रहे थे, लेकिन पूरे समय वे बीत गए कल की तलाश में रत थे। अवकाश ग्रहण के बाद अक्सर ऐसा होता था। वे वर्तमान के रथ पर सवार अतीत की यात्रा पर निकल जाते। उन्होंने लौटना चाहा, परंतु इस बार बिल्कुल नए रास्ते पर आ गए। अब किसी से पूछना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें तो अपने दामाद का अपार्टमेंट, लेन का नाम कुछ भी याद नहीं। कल रात ही तो आए हैं। ईडन, जेनेक्स, प्रांतिक, ऐसा या कुछ और? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें दामाद के अपार्टमेंट के बाहरी द्वार और मूछों वाले दरबान का चेहरा ही धुंधला सा याद था। बेटी ने फोन पर पता बताया जरूर होगा। उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। डायरी में पत्नी ने लिख भी लिया था, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे लोग तो उन्हें स्टेशन पर लेने आ गए थे। डायरी भी सामान के साथ घर पर ही थी। उन्होंने दामाद का फोन नंबर याद करने की कोशिश की, परंतु नया तो दरकिनार, उन्हें तो उनके पुराने नंबर भी याद नहीं थे। दरअसल इस तरह की सभी जिम्मेदारियां पत्नी ने संभाल रखी थी। ज्यादातर तो बेटी ही फोन कर लेती। मोबाइल तो उन दिनों थे नहीं। वे थक गए थे। ज्यादा पैदल चलने की आदत भी तो नहीं थी। उन्होंने प्रयास किया कि शायद कोई दामाद को नाम से जानने वाला मिल जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही तो तबादले पर आया है। स्टील कंपनी में बड़ा अफसर है। लेकिन असफलता ही हाथ लगी।
हजारों तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं यहाँ। उनका दिशा ज्ञान ही नहीं, समय बोध भी समाप्त हो गया था। कितनी देर हो गई घर से निकले। वे एक भूल भुलैया में फंस से गए थे। पत्नी, बेटी, दामाद अलग से परेशान हो रहे होंगे। उनके पास पैसे भी अधिक नहीं थे। सुबह घर से निकलते वक्त पर्स से निकालकर थोड़े नोट, फुटकर पैसे जेब में डाल लिए थे। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका, उसे अपनी समस्या बताई। मैं अभी कल ही यहाँ आया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। मैं अपना अपार्टमेंट देखकर पहचान लूंगा। पैसे जो भी होंगे वहीं चल कर दे दूंगा। वे ऑटो पर कई घंटों तक घूमते रहे। बस इस चौराहे से बाएं, अच्छा जरा सा वापस चलकर दाएं, अच्छा घूमकर चलो। उन्हें याद आता सा लगता, इस पार्क से घूमकर सीधे। उन्हें लगता इस मोड़ के बाद वाला ही अपार्टमेंट है, परंतु पास जाकर वह दूसरा निकलता। वे दुकानों मकानों पर लगे होर्डिंग्स पढ़ते जाते। कुलिया, माझेरपारा, हेमचंद्र नस्कर रोड, सुरेश चंद्र बैनर्जी स्ट्रीट। आखिर कैनिंग स्ट्रीट पार हो गई। बेली घाट से काफी दूर जाकर उसने ऑटो रोक दिया। बस साहब, मेरा पेमेंट कर मेरी छुट्टी करें। अब आप दूसरा ऑटो कर लें। 4 बजे गाड़ी जमा करने का वक्त हो गया है। सहाय साहब हलकान हो गए थे। लेकिन भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाड़ा घर चल कर दूंगा। तुम मुझे घर तक पहुंचा दो, थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने असहाय होकर इधर उधर देखा। आसपास ढलवां छतों वाली पुरानी बस्ती थी। विवाद सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, पुरुषों के साथ बच्चे और औरतें भी। उनकी जेब में उन्होंने गिने, कुल मिलाकर करीब 70 रुपए थे। वह 150 मांग रहा था। आखिर भीड़ के बीच कुछ लोगों ने स्थिति समझी। उन्होंने ऑटो वाले को समझाया। वो उतने ही लेकर भुनभुनाता हुआ चला गया। सहाय साहब ने आश्वस्ति की सांस ली। अनुग्रहित नजरों से उनकी ओर देखा। लगभग सभी आबनूस से काले, अर्धनग्न, स्वस्थ देह यष्टि वाले। उनका गला प्यास से सूख रहा था। बस्ती में घरों के बाहर चारपाइयां, मोढ़े बेतरतीबी से पड़े हुए थे। थकावट के कारण उनके लिए खड़ा होना मुश्किल था। वे उधर बढ़े, बैठना चाहते थे। वे अपनी परेशानी बताते, इससे पहले ही उन्हें एक युवक और दूसरी ओर से एक युवती ने सहारा दिया। वे एक चारपाई पर ढह से गए। युवती एक लोटे में पानी और एक गिलास ले आई थी। उन्होंने मुंह धोया, आंखों पर पानी के छींटे मारे और बिना गिलास के लोटे से पानी गटागट पीकर खाली कर दिया। अब उन्होंने देखा, बस्ती शायद मछुआरों की थी। घरों के दालानों, उसके सामने फैले हुए मैदान में जाल पड़े हुए थे। टोकरियों में छोटी बड़ी मछलियां सूख रही थीं, जिनकी बास पूरे वातावरण हवा में घुली हुई थी। लेकिन इस समय उन्हें वह असहनीय नहीं लगी। तब तक युवती एल्यूमिनियम की एक साफ थाली में चावल और झोलदार सब्जी के साथ दूसरी रकाबी में संदेश ले आई थी। उन्होंने मछलियों के ढेर की ओर देखकर बेबसी से कहा, आमी निरामिश। युवती के गहरे काले रंग के बीच दूध सी उजली हंसी झलकी। ऐते माछ नहीं। वे खाने पर टूट पड़े। उंगलियां ही नहीं, ठोड़ी, नाक सब लिथड़ गए थे। खाना खत्म कर उन्होंने जोर से डकार ली। नजरें उठाईं। युवती के होठों पर मुस्कान, आंखों में कौतूहल, फिर वात्सल्य झलका था। बिना कुछ कहे कितना कुछ कहती हुई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि अभिव्यक्ति कभी भाषा की मोहताज नहीं होती। वह रात उनकी बस्ती में ही बीती। अंदर कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया गया था। मेहमान के लिए धुली चादर गिलाफ निकाले थे। उन्हें याद आया, उनके समाज में अजनबी तो दूर, निकट के अतिथि भी अब होटल में ठहरने लगे थे। खुली खिड़की से कमरे में चांदनी के साथ मछलियों की गंध भी समाई हुई थी। शरीर के क्लांत होने पर भी मन गहरी विश्रांति में डूब चुका था। कब सो गए? ऐसी नींद उन्हें बरसों से नहीं आई थी। दीगर बातें महत्वहीन हैं।
देर रात तक लड़कों ने, जहां वे मछलियों की पैकिंग के लिए स्टील के क्रेट्स लेते, तमाम संपर्कों के माध्यम से स्टील कंपनी में कार्यरत उनके दामाद का पता मालूम कर लिया था। अगले दिन देर से जागने के बाद वे चलने के लिए तैयार हुए। ऑटो रिक्शा में उनके दोनों ओर दो युवक सहारा देने के लिए बैठ गए थे। बादल घिर आए थे, बूंदें गिरी थीं, सूखती मछलियों, युवकों के बदन से बहते पसीने और न जाने कब से न बदले गए कपड़ों के साथ साथ जमीन पर मौसम की पहली बारिश से उठी सोंधी महक से मिलकर सृजित एक नई मनोरम गंध ने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। ऑटो के बाहर उनकी मेजबान युवती के उज्ज्वल दांतों की बिजली सी कौंधी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ। कामाख्या में देवी की मूर्ति के रंग बदलने की सुनी गई किंवदंती की भांति युवती की आंखों में कल के कौतूहल, फिर वात्सल्य के बाद इस समय विदाई के विषाद के भाव उपजे थे। उन्हें कुछ धुंधला सा दिखा, गला भी कुछ भरसा आया था। रात में ठंडक भी तो थी। उन्होंने चश्मा उतार कर पूछा, अभी पिछले महीने तो नंबर बदला है, शायद उम्र का असर होगा। युवती की आंखों में आकाश के बादलों की तरलता उतर आई थी। वे गणित के मेधावी छात्र रहे थे, परंतु यह समीकरण सुलझाना उनके लिए कठिन था। उनके मन में कौंधा था, इस एक पल को संजोने के लिए क्या पूरे जीवन का मूल्य भी कम नहीं है? धन्यवाद।